हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आ गए हैं 2021 का सेट सी। हमने 2021 का सेट ए और बी कर लिया है। उसका जो भाग एक है, जैसे कि हमें पता है इसमें दो भाग में क्वेश्चन पेपर आया है। भाग एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं भाग एक में, और भाग दो में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है वो तो सेम है। ए का किया हमने, बी का किया सोल्व, और सी का कर रहे हैं। तो ये सेम है, सेम क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा आगे पीछे कर रखे हैं। इनका जो क्वेश्चन नंबर है वो आगे पीछे है और सब कुछ सेम है। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है उसमें थोड़े बहुत सेम है, नहीं तो उनमें थोड़े बहुत अलग हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन अलग हैं, बिल्कुल सेम नहीं है। सिर्फ पार्ट वन, भाग वन जो है एक है वो है सेम है। देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। हमने इसका जो है 2016 से लेकर और 2021 के बी सेट तक के हमने इसमें प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। आप उसको देख सकते हैं। पीछे वाले को जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं उनको भी अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए, चलो सॉल्व करते हैं आज का हमारा 2021 का सेट सी। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा जो भौतिक विज्ञान है हमारा पहला भौतिक विज्ञान हमारा, इसमें 10 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक 3 का और एक 5 का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, विद्युत टोस्टर तथा विद्युत प्रेस के चालक शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। इसका आंसर है क्योंकि मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता होती है उसके घटक धातु से अधिक होती है, और अधिक प्रतिरोधकता अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसलिए मिश्र धातु का गलनांक भी जो है ज़्यादा होता है, और उसका जो है तापमान ज़्यादा होने पर उनका उपचयन भी नहीं होता है, ऑक्सीकरण भी नहीं होता है। इसलिए जो है विद्युत टोस्टर और विद्युत प्रेस के चालक शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर, इसका देखिए ये दे रखा है। उत्तल दर्पण जो है इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, जैसे डायग्राम दिखा रखा है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ धंसा होता है। इसमें इसका जो अगर उत्तल दर्पण पर अगर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो उसका परावर्तक पृष्ठ उन किरणों को फैला देता है। अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उस पर पड़ने वाली किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका हम उपयोग वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में करते हैं, ताकि ड्राइवर जो है सेफली अपना वाहन चला सके। और अवतल दर्पण है वो वस्तु की स्थिति के आधार पर अलग अलग तरह के प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक बना सकता है, वो आभासी भी बना सकता है, उल्टा भी, सीधा भी, छोटा भी और बड़ा भी, वो वस्तु की स्थिति के आधार पर बनाएगा। और इसका उपयोग है जो अवतल दर्पण का उपयोग जो है सर्च लाइट में, टॉर्च में, और वाहनों के अग्रदीपों में, और शेविंग दर्पण में, और जो दांतों का डॉक्टर है वो दांतों का प्रतिबिंब बड़ा करके देखने के लिए करता है। सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये इनके उपयोग हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, विद्युत मोटर वाला। परिनालिका का देखिए, ये है अब हमारा परिनालिका क्या होती है। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न जैसा होता है। जैसे छड़ चुंबक का पैटर्न बनता है वैसा ही परिनालिका का पैटर्न बनता है। परिनालिका का जो है छड़ चुंबक की तरह ही एक सिरा है जो उत्तर ध्रुव का काम करता है, दूसरा सिरा जो है दक्षिण ध्रुव का काम करता है। और इसके भीतर जो होता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इसके अंदर जो है समांतर रेखाओं की तरह होती हैं, उनमें समान अंतर होता है। इसलिए अगर हम किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान देखेंगे तो सभी बिंदुओं पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। इसका उपयोग जो है चुंबकीय क्षेत्र
परिनालिका का उपयोग जो है विद्युत चुंबक बनाने में भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो ये कुंडली है इसके अंदर लोहे की नरम छड़ रख देंगे और विद्युत धारा गुजार देंगे तो वो जो लोहे की नरम छड़ है वो विद्युत चुंबक की तरह काम करती है। तो इस तरह से हम परिनालिका का विद्युत चुंबक बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम हमारे अब सिलेबस में नहीं है। वियोजन अभिक्रिया देखिए, चौथा हमारा अब रसायन विज्ञान स्टार्ट हो गया है, 10 नंबर का है। भौतिक विज्ञान खत्म हो गया है, रसायन विज्ञान का देखना। चौथा क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा दे। वियोजन अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। 1 नंबर में तो है डेफिनेशन कि वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक कल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हों, उसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसकी जो है संतुलित अभिक्रिया देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, जब ये गर्म होता है ऊष्मा मिलती है इसको तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये इसकी संतुलित अभिक्रिया है, ये 2 नंबर में है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, Na2CO3 10H2O का सामान्य नाम धावन सोडा है। 2 उपयोग भी लिखने हैं। 2 उपयोग, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए करते हैं और इसका उपयोग जो है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी करते हैं। तो ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर में इसका नाम हो जाएगा, 2 नंबर में उपयोग हो जाएंगे। तो इस तरह ही हो जाएगा। अगला देखिए, ये छठा और ये जो हमारा अथवा वाला है ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है। मानव में वृषण के कार्य पूछा। 7वां क्वेश्चन है, वृषण का क्या कार्य है। वृषण है शुक्राणु का उत्पादन करता है, नरयुग्म होता है ये। वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है और उसका स्रावण भी करता है। पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र देखिए। पुष्प के 4 भाग होते हैं, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, पंखुड़ियाँ या दल, और चौथा है बाह्य दल। पहला पुंकेसर है। पुंकेसर जो है इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। परागकोश जो है इसमें परागकण होते हैं और तंतु उसको उसके साथ जोड़ती है परागकोश के साथ। दूसरा भाग है स्त्रीकेसर। इसके 3 भाग होते हैं ये, और ये बीच में पाया जाता है। पुष्प के बीच में मध्य वाला भाग होता है स्त्रीकेसर। सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर नीचे मोटा फूला हुआ भाग, उभरा हुआ भाग अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। बीजांड जब विकसित पूरी तरह परिपक्व हो जाता तो ये बीज बन जाते हैं इससे, और अंडाशय से फल बन जाता है। पंखुड़ियों का रंग अलग अलग होता है। तीसरा जो भाग है फूल का, पुष्प का, और ये कीटों को आकर्षित करता है जो परागण में सहायता करता है। चौथा भाग है बाह्य दल, ये कली की सुरक्षा करता है। तो इस तरह आपको ये इसके जो है इसके 3 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको चित्र बनाना है, सिर्फ नामांकित चित्र। उत्सर्जी 9वां क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का स्टार्ट हो गया। इसमें 2 भाग हैं, ए और बी। अथवा में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। तो उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। ये देखिए 7 स्टेप दिखा रखे हैं इसमें। पहला स्टेप है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन को रंध्र द्वारा बाहर निकालते हैं। यानी जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस मंड के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनती है, तो ऑक्सीजन जो है रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाती है। दूसरा है, वे अतिरिक्त जल को, जो उसमें अगर पानी एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा वो भी बाहर निकल जाता है। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकीय रिक्तिका में संचित करते हैं। वैक्यूल होते हैं उसमें संचित कर लेंगे। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो उसके थ्रू भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर चले जाते हैं। रेजिन और गोंद जो है पुराने जाइलम में इकट्ठा होता रहता है। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा से भी उत्सर्जित करते रहते हैं। तो मृदा में जड़ें होती हैं वहाँ भी आसपास वो अपने अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, ये ए भाग हो गया था हमारा, जो कि 3 नंबर का था। अब अगला स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर है। तो स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण देखिए, वह पोषण जिसमें हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बन डाइऑक्साइड व पानी
लेकर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट मंड का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जो स्वपोषी पोषण में है इसमें हरे पौधे आ जाते हैं, शैवाल और कुछ जीवाणु हैं, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन विषम पोषी पोषण में अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये दूसरों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। तो या तो ये पौधों द्वारा बनाया हुआ भोजन लेते हैं या फिर दूसरे जीवों द्वारा बनाया भोजन प्राप्त करते हैं। इनमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? ये देखिए, ग्लूकोज जो है छोटी आंत में है, पूरा पाचन हो जाता है, शुद्धांतर में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। वहाँ से जो है जो रुधिर वाहिकाएँ होती हैं वो ग्लूकोज को सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य में फिर ये पायरेट में बदल जाता है ग्लूकोज। और फिर ये ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, भाई कहाँ ऑक्सीजन है कहाँ नहीं है, कहाँ कम ऑक्सीजन है, उसके हिसाब से इसका विखंडन होता है। फिर पायरेट अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो ये जैसे ईस्ट जो होते हैं अवायवीय श्वसन करते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ पर जो पायरेट होता है वो इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और ऊर्जा भी निकलती है। इथेनॉल 2 कार्बन का होता है और 1 कार्बन का होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो 3 कार्बन ये हो गए, 3 पायरेट में थे। इसी तरह जब हमारी पेशियों में ऑक्सीजन का अभाव होता है, जब हम एकदम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या कुछ ऐसा काम कर लेते हैं तो हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता ग्लूकोज का, तो वो पायरेट जो है लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और ऊर्जा निकलती है। तो लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन होते हैं। फिर है ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम वायवीय श्वसन करते हैं तो वहाँ पर जो है पायरेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड में जल और ऊर्जा में बदल जाता है। तो इस तरह से हमारा भाग 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। 30 नंबर का था। तीनों ही भाग जो हैं हमारे 10-10 अंक के हैं। अब भाग 2 स्टार्ट करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव भाग है हमारा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसमें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें देखिए पहला भाग जो है वो है भौतिक विज्ञान, 10 अंक का है ये। पहला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आर हमारी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, एफ निकालना है। तो आर का फार्मूला है आर इजक्वल टू 2f। तो एफ निकालने के लिए r/2 हो जाएगा, तो 10/2 हो जाएगा, तो ये कट के हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी सवाल है। अगला दूसरा क्या है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल। बहुत बार आया है क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी है। तारे प्रकाश के कारण टिमटिमाते प्रतीत होता है, तो इसका जो है पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? ओम तो प्रतिरोध का है, कूलाम आवेश का है, और एम्पियर है विद्युत धारा का, वोल्ट विभवांतर का है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। अगला देखिए, ये चारों पांचों ही क्वेश्चन हमारे, ये छठा अगला भी जो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सीधा अब हम आ जाते हैं रसायन विज्ञान पर। रसायन विज्ञान हमारा 8 नंबर का है। इसमें पहला है अभिक्रिया दे रखी Ca कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी, तीर का निशान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। अब ये पूछ रहे हैं कौन सी अभिक्रिया है। पहले देखो संयोजन दे रखा है, संयोजन में क्या होता है? 2 अभिकर्मक हैं। हाँ, इसमें 2 अभिकर्मक है और एक उत्पाद बना हुआ है, तो ये हमारे संयोजन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसके विपरीत होती है? वियोजन अभिक्रिया संयोजन के विपरीत होती है। संयोजन तो जैसे अभी ऊपर आया हुआ है 2 से 1 बन गया, लेकिन वियोजन में क्या होता है? 1 से 2 बनते हैं। अभिकर्मक 1 होता है, उत्पाद 2 होते हैं, तो इसके लिए संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम होता है विरंजक चूर्ण। निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो ये सोडियम है इसका आंसर। सोडियम को हम आसानी से काट सकते हैं, नरम धातु होती है। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो है परमाणु, इसकी परमाणु संख्या 15 होती है, इसलिए 285 डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 285। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? अब हमें ब्यूट, जैसे ही ब्यूटेन आया, ब्यूट का मतलब 4,
चार है, तो इसमें देखो 4 से भी हमें पता चल जाएगा, एक में 2 कार्बन है, एक में 3 है, एक में 5 है, एक में 4 है। तो ये 4 कार्बन वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा ब्यूट 4। और CnH2n+2 से हम निकाल सकते हैं इसका CnN यहाँ 4 है, तो 4 वैल्यू पुट करके हम ये C4H10 इसका फार्मूला आ जाएगा। तो इसका जो है सी आंसर है 17 का C4H10 ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र। 18वां देखिए, कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंधों से जुड़े कार्बन के यौगिक अल्केन कहलाते हैं। इसका आंसर अल्केन आ जाएगा। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? पादप में जाइलम जो है पानी को लेके जाता है, जल का वहन करता है, तो बी ऑप्शन है इसका आंसर। और 20वां क्वेश्चन है, विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में कौन लाता है? शिरा लेकर आती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावण नहीं होता? पेप्सिन का होता है, श्लेष्मा का होता है, ट्रिप्सिन का नहीं होता, ये अग्नाशय से होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी होता है। अगला देखिए 22वां क्वेश्चन, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य हार्मोन और तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, तो ये इसका हार्मोन और तंत्रिका तंत्र आ जाएगा। शरीर की कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की रक्षा करती है, तो यहाँ मेरुरज्जु की रक्षा कौन करेगा? कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी। प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? बहुखंडन होती है। खंडन स्पाइरोगैरा में होती है, मुकुलन ईस्टोहाइड्रा में होती है, तो बहुखंडन प्लाज्मोडियम में है। परागकोश में क्या होता है? परागकोश में परागकण होते हैं, तो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। शिशु का प्रत्येक लक्षण पिता और माता दोनों के DNA से प्रभावित हो सकता है, यानी कि बच्चे में दोनों के ही युग्मक आते हैं। आधे आधे तो आधा जो 23 गुणसूत्र हैं, 23 तो आ जाएंगे माता से और 23 पिता से, इसलिए DNA आ जाएगा इसका आंसर। 46 गुणसूत्र आ जाएंगे शिशु में और दोनों के गुण उसमें आ जाते हैं। स्त्रियों में XX गुणसूत्र होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता कौन से पोषक स्तर पर आते हैं? तो देखिए, जो उत्पादक होता है वो पहला पोषक स्तर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होगा दूसरा पोषक स्तर होता है, द्वितीय उपभोक्ता कौन होगा? तीसरा पोषक स्तर। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है, द्वितीय उपभोक्ता कौन से पोषक स्तर पर है? तो द्वितीय उपभोक्ता हमारा तीसरे पोषक स्तर पर है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ये सी वाली ऑप्शन है, सी वाली ऑप्शन आएगी इसमें। तृतीय है, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषक स्तर क्या होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? वन भी प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक है, तालाब भी है, लेकिन खेत नहीं है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन है खेत। 30वां लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी से को सुरक्षा प्रदान करती है? तो ओजोन परत आ जाएगा। तो आज ये हमारा 2021 का सेट सी भाग 2 कंप्लीट हो गया है, ऑब्जेक्टिव वाला। तो इसको अच्छे से देखना और भाई लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बटन दबा देना, अगली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, आपकी अच्छी तैयारी हो रही हो हमारी वीडियो को देखकर, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें 10th वाले स्टूडेंट्स को, और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।